हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 34 की हम बात करेंगे कि इंडियन पीनल कोड के अंदर क्या दिया गया है, इन डिटेल देखेंगे और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको ये सेक्शन जो है अच्छे से समझ आ जाए। तो जैसा कि हमें पता है कि ये जो सेक्शन है ये डेफिनेशन के अंदर ही दिया गया है, जहाँ पे हमें बताया गया है कि कॉमन इंटेंशन क्या होती है। वही सेक्शन 34 है हमारा एक तरीके से। तो सेक्शन 34 कोई अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है कि आप बोलोगे किसी ने सेक्शन 34 को ऑफेंस कर दिया। सो दिस इज नॉट एन ऑफेंस इन इटसेल्फ। अपने आप में कोई ये ऑफेंस नहीं है, कोई अपराध नहीं है। ये क्या है? एक रूल ऑफ एविडेंस है। क्या है ये? अपने आप में एक रूल ऑफ एविडेंस। ठीक है। तो सेक्शन 34 जो है एक तरीके से देखा जाए तो एक्सेप्शन है कौन से प्रिंसिपल का, कि जनरली क्रिमिनल लॉ के अंदर क्या होता है, किसी और के एक्ट के लिए हम किसी और को लाइबल नहीं करते, यानी कि वाइकेरियस लाइबिलिटी जो होती है क्रिमिनल लॉ में नहीं देखी जाती, जो कि हम सिविल लॉ के अंदर देखते हैं, टॉर्ट के अंदर देखते हैं कि एक व्यक्ति के लिए दूसरा व्यक्ति लाइबल होता है, जैसे प्रिंसिपल एजेंट का कंसेप्ट वहां पे आता है। इस तरीके का कंसेप्ट जो होता है वो क्रिमिनल लॉ में नहीं देखने को मिलता। बट सेक्शन 34 इज एक्सेप्शन टू दिस थिंग दैट दिस प्रिंसिपल इज नॉट सीन इन क्रिमिनल लॉ। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि नो पर्सन कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एन इंडिपेंडेंट एक्ट एंड रॉन्ग कमिटेड बाय अनदर। तो अगर ए व्यक्ति किसी का मर्डर कर रहा है या ए व्यक्ति किसी को मार रहा है, यानी कि कोई क्रिमिनल एक्ट कर रहा है, तो उसके लिए हम बी को लाइबल नहीं कर सकते। ये एक जनरल रूल है। लेकिन सेक्शन 34 इज एक्सेप्शन टू दिस प्रिंसिपल, यानी कि अगर ए ने कोई एक्ट किया तो बी भी उसके लिए लाइबल हो जाएगा, अगर सेक्शन 34 उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है तो यानी कि यहाँ पे क्या है कि सेपरेट एक्ट हो रहे हैं बहुत सारे अलग अलग लोगों के द्वारा, यानी कि ए ने कुछ एक्ट किया, बी ने कुछ एक्ट किया, सी ने कुछ एक्ट किया, डी ने कुछ एक्ट किया। लेकिन इन सबके एक्ट कैसे हैं? इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। किस चीज के लिए है? फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन के लिए है। यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। और अगर ये फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन के लिए चारों लोगों ने ये एक्ट किए हैं तो उसके लिए उसका जो रिजल्ट जो भी आता है, जैसे मान लो चारों लोगों को मिलकर जो भी इनकी कॉमन इंटेंशन थी, जो भी इनकी कॉमन इंटेंशन की वजह से इन्होंने जो चीज़ की, जैसे इनकी इंटेंशन थी कि इनको एफ का मर्डर करना है और एफ इसके चलते मर जाता है, तो जो भी रिजल्ट होता है, यानी कि अगर पर्टिकुलरली एफ मर जाता और इसके कारण ए को 302 के अंदर लाइबल किया जाता, लेकिन बी ने भी इसके लिए कुछ एक्ट किया, सी ने भी कुछ एक्ट किया, डी ने भी कुछ एक्ट किया फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन के लिए, तो ये चारों के चारों जो है 302 के अंदर लाइबल हो जाएंगे। यानी कि एक्चुअल में जिसने कमिट किया सिर्फ वो लाइबल नहीं होगा, जो बाकी पार्टिसिपेंट्स भी हैं जिनकी कॉमन इंटेंशन थी, दे ऑल विल बी रिस्पॉन्सिबल और दे ऑल विल बी लाइबल अंडर द मेन सेक्शन। तो यहाँ पे चारों के ऊपर सेक्शन 302 लग जाएगा। 1870 के अंदर हमने जब ये सेक्शन 34 अगर आप देखोगे तो सेक्शन 34 के अंदर हमने ये वर्ड ऐड किया था, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। अर्लियर अगर आप 1870 से पहले का आईपीसी देखते हो तो वहां पे हमें ये वर्ड जो है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन देखने को नहीं मिलता था। तो दिस वर्ड हैज बीन और दीज वर्ड्स हैव बीन एडेड इन द ईयर 1870, दैट इज इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही हो जाती है कि कॉमन इंटेंशन होना जरूरी है। अगर आपकी कॉमन इंटेंशन नहीं है तो सेक्शन 34 की एप्लीकेशन आप पे नहीं होगी। सो देयर मस्ट बी अ कॉमन इंटेंशन। अब कॉमन इंटेंशन कैसे होगी, अभी हम आगे चल के देखते हैं किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि किसी की कॉमन इंटेंशन है। अब यहाँ पे हमारे पास एक केस आता है बरेंद्र कुमार घोष वर्सेज किंग एम्परर के अंदर। इसके अंदर बोला गया दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। अभी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आगे भी देखेंगे, बट यहीं पे हम देख लेते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने क्या किया, वो बैंक के अंदर गया बैंक को रोब करने के लिए। यही कॉमन एग्जांपल हमको देखने को मिलता है इस केस के थ्रू। ठीक है, एक व्यक्ति जो था अंदर गया बैंक को लूटने के लिए, एक व्यक्ति ने गेट पे खड़े होकर वेट किया ये देखने के लिए कि कोई आ तो नहीं रहा, और एक व्यक्ति दूर गाड़ी में बैठा रहा कि जैसे ही ये दोनों आएंगे मैं गाड़ी को भगा के ले जाऊंगा। तो ये जो व्यक्ति गाड़ी में बैठा, ये जो व्यक्ति बाहर खड़े होकर वेट किया, जाने कि इसने वैसे कुछ नहीं किया, अंदर घुस के कोई रॉबरी का एक्ट नहीं किया, बट ही वेटेड आउटसाइड और इसने देखा, ध्यान रखा कि कोई आए ना जाए, और अंदर जाके एक व्यक्ति जो है लूटपाट करके आया। तो यहाँ पे जो तीनों ही व्यक्ति हैं इनकी क्या है? कॉमन इंटेंशन की यहाँ पे जाके रोबरी कर पाए। तो उसके लिए इन्होंने कुछ ना कुछ एक्ट किया और तीनों की क्या थी? कॉमन इंटेंशन थी। तो यानी कि इसकी भी हम वही इंटेंशन बोलेंगे, इसकी भी वही इंटेंशन और इसकी भी वही इंटेंशन है। तो ये तीनों के तीनों जो है लाइबल हो जाएंगे रॉबरी के लिए। तो जब हम मेन सेक्शन पढ़ेंगे, जैसे मान लो अगर तीनों मर्डर के लिए लाइबल होते तो हम ऐसे पढ़ते 302 रीड विद सेक्शन 34, अगर हमें बाकी दोनों को भी लाइबल करना होता तो इस तरीके से हम उसको लाइबल कर देते हैं। इट इज अ क्रिमिनल एक्ट was a fresh and independent act springingly wholly from the mind of the doer। अब जैसे मान लो क्या होता है कि तीन लोग मिलकर जाते हैं, इन तीनों की कॉमन इंटेंशन ये थी, जैसे मान लो ए
बी और सी, ये 3 व्यक्ति थे, इन तीनों की कॉमन इंटेंशन थी कि हमें जाके ना एक तरीके से ग्रीवियस इंजरी देनी है डी को, यानी कि 320 321 ये सारी चीज़ें इनको करनी है, ठीक है। जो ग्रीवियस इंजरी एक तरीके से डी को देनी है। लेकिन क्या होता है, ये तीनों जब जाते हैं ग्रीवियस इंजरी देने के लिए, तीनों मिलकर इसको मार रहे होते हैं, लेकिन एकदम से क्या होता है, ए के माइंड में आता है कि नहीं, मुझे तो इसको जान से मार देना है, यानी कि मुझे इसका मर्डर कमिट करना है। और ए क्या करता है, अपने पास से चाकू निकालता है और डी को जान से मार देता है। तो यहाँ पे फिर हम ये नहीं बोलेंगे कि बी और सी भी सेक्शन 34 के चलते 302 के लिए लाइबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एकदम से क्या हुआ कि ए ने अपना माइंड चेंज खुद किया और इनकी कॉमन इंटेंशन ये नहीं थी तीनों की कि इसका मर्डर करना है, तो इसलिए बी और सी जो है यहाँ पे लाइबल नहीं होंगे। सिर्फ कौन लाइबल होगा? ए लाइबल होगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई है। तो यानी कि एक तरीके से वाइकेरियस लाइबिलिटी का कंसेप्ट जो है वो हमें 302 सेक्शन 34 सेक्शन के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर आपसे पूछे क्रिमिनल लॉ के अंदर या आईपीसी के अंदर हमें वाइकेरियस लाइबिलिटी का कंसेप्ट कहाँ से मिलता है, तो सेक्शन 34 के थ्रू हमें ये कंसेप्ट मिलता है। अब अगर हम सेक्शन 34 का डायसेक्शन करें, यानी कि अगर हम इसको पार्ट में बांट के देखें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो बेसिकली 4 चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहली चीज़ क्या है, क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन। डन मतलब हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। तो यानी कि ये क्या है, अपने आप में एक एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, बहुत सारे लोगों के थ्रू होना चाहिए। बहुत सारे में कुछ भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं। दूसरी चीज, सच एक्ट इज डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। किसके लिए हो? सबकी कॉमन इंटेंशन हो उसके अंदर। दूसरी चीज ये हो गई। तो यानी कि ये जो दोनों एलिमेंट्स है ये कैसे हो गए? एक्ट वाले हो गए। यहाँ पे क्या है? एक्ट इन्वॉल्व है। और तीसरी चीज क्या आती है? कॉन्सिक्वेंस आता है। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? अगर आपने ये दोनों चीज़ें करी, यानी कि आपने कोई क्रिमिनल एक्ट किया और उसके अंदर सभी की कॉमन इंटेंशन थी, वो फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में हुआ, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि जितने भी लोगों की वहाँ पे कॉमन इंटेंशन थी वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? लाइबल हो जाएंगे उस एक्ट के लिए, इन द सेम मैनर एज इट वर डन बाय हिम अलोन। जैसे कि उसने खुद ही अकेले वो क्राइम किया। अगर ए बी सी तीनों की कॉमन इंटेंशन थी कि हमें डी को जान से मारना है, और ए जो है फाइनली इसको कमिट करता है, मतलब ए जो है स्टैप करता है, बी और सी उसकी हेल्प करते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे बी भी इसी तरीके से लाइबल हो जाएगा जैसे कि इसी ने 302 कमिट किया हो, और सी भी इसी तरीके से लाइबल हो जाएगा। But it is not necessary that all such persons should be named and identified before liability of section 34 IPC can be invoked। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबका नेम और आइडेंटिफिकेशन हो जाए सेक्शन 34 लगाने से पहले। हो सकता है कि हमें पता चल गया कि ए बी इन्वॉल्व थे और एक तीसरा व्यक्ति और इन्वॉल्व था, लेकिन उसका हमें नहीं पता वो कौन है या क्या है, उसका नाम नहीं पता, वो उसकी आइडेंटिटी नहीं पता, बट हम उसके अंदर अननोन लिख के हम सेक्शन 34 लगा सकते हैं। तो दैट मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि किसने किया, क्या नाम था, उसकी आइडेंटिटी हो जाए उसके बाद ही हम सेक्शन 34 को अप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है। अब हमारे पास 3 जो मेन फेमस केसेस आते हैं सेक्शन 34 को पढ़ते हैं, वो कौन कौन से? एक अभी हमने पहले भी नाम देखा था, वही चीज़ यहाँ पे समझा रखी है। बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर 1925 का केस है ये। इसके अंदर यही बोला था कि क्रिमिनल एक्ट इज द ऑफेंस विच फाइनली रिजल्ट्स दो द अचीवमेंट ऑफ द क्रिमिनल एक्ट मे बी द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ सेवरल पर्सन्स। की हमारे लिए क्रिमिनल एक्ट क्या है? क्रिमिनल एक्ट इज द ऑफेंस विच फाइनली रिजल्ट, की यानी कि जो फाइनली जो चीज़ हुई, यानी कि फाइनली अगर मर्डर हुआ तो ये क्या अपने आप में क्रिमिनल एक्ट है। अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि 3 लोगों ने मिलके किया, बी ने तो सिर्फ उसको चाकू अरेंज करके दिया था, या सी ने तो सिर्फ उसकी हेल्प की थी उस तक पहुँचने के अंदर, लेकिन क्या था, तीनों की थी तो कॉमन इंटेंशन ही ना। तो यानी कि यहाँ पे मेन क्रिमिनल एक्ट क्या हुआ? मर्डर हुआ, और तीनों ही किसके लिए लाइबल होंगे? मर्डर के लिए लाइबल होंगे। तो यानी कि क्रिमिनल एक्ट के अंदर जो भी छोटी छोटी चीज़ें अलग अलग लोगों ने की, इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक आखिरी में जिस बंदे ने जाके मेन जो चीज़ की, जैसे मर्डर किया, तो सिर्फ वही लाइबल होगा। जितने भी लोग जिनकी कॉमन इंटेंशन थी और उन्होंने उसके अंदर अपना रोल प्ले किया था, वो सबके सब उसके अंदर लाइबल हो जाएंगे। इसी तरीके से महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर का केस आता है, जिसके अंदर एक चीज़ बोली गई कि कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या होता है? कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या होता है? प्री अरेंज्ड प्लान। यानी कि अगर 4 लोग मिलकर ऑफेंस करे तो इनके बीच में क्या होगा? प्री अरेंज प्लान होगा, पहले से इन्होंने कुछ ना कुछ मिलकर प्लान बनाया होगा। अब ऐसा नहीं है कि 10 दिन पहले बैठ के प्लान बनाया, हो सकता है कि स्पर ऑफ द मोमेंट भी वो प्लान बन जाए, हो सकता है 2 मिनट पहले ही उनका आपस में कॉमन इंटेंशन हो जाए और मिलकर वो कोई ऑफेंस कमिट कर दे। तो प्री अरेंज प्लान होगा, लेकिन वो कितनी पहले होगा दैट डजेंट मैटर। और तीसरा केस आता है पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, AIR 1955 का केस है। इसके अंदर क्या बोला कि प्रोसिक्यूशन इज अंडर ऑब्लिगेशन टू एस्टेब्लिश, कि प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी बताई गई, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ बताया गया कि उसकी ड्यूटी होती है ये एस्टेब्लिश करना, क्या? दैट देयर एग्जिस्टेड अ कॉमन इंटेंशन। उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि कॉमन इंटेंशन एग्जिस्ट करती थी। तो बर्डन ऑफ प्रूफ पहले किस पे आएगा? कॉमन इंटेंशन प्रूफ करने का प्रोसिक्यूशन के ऊपर आएगा, क्योंकि जो बात बोलता है उसकी लाइबिलिटी भी उसी व्यक्ति के ऊपर होती है प्रूफ करने की। हमने एविडेंस एक्ट के अंदर
पड़ा है। तो यहाँ पे अगर उसको कॉमन इंटेंशन प्रूव करनी है तो कॉमन इंटेंशन वो कैसे प्रूव करेगा, उसको ये दिखाना होगा कि ये जो लोग इन्वॉल्व है इसके अंदर उनका क्या था, एक प्री अरेंज्ड प्लान था। तो कॉमन इंटेंशन कैसे शो करेगा, प्री अरेंज प्लान के थ्रू, कि इन लोगों ने मिले थे, इन्होंने ये प्लान बनाया था, वो चीज़ें उसको शो करनी पड़ेगी। बिकॉज बिफोर अ मैन कैन बी वाइकेरियसली लाइबल फॉर द क्रिमिनल एक्ट ऑफ अनदर, दैट एक्ट मस्ट हैव बीन डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन टू ऑल। तो ये चीज़ जरूरी है कि वो फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में हुई हो। तो वो फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन हम कैसे दिखा सकते हैं, प्री अरेंज प्लान के थ्रू दिखा सकते हैं, क्योंकि हम किसी के माइंड में घुस के ये नहीं पता लगा सकते कि इनका प्री अरेंज प्लान था या नहीं था, या कॉमन इंटेंशन थी या नहीं थी। फर्दरेंस मतलब हेल्पिंग फॉरवर्ड, की सबने एक दूसरे की मदद की हो उस चीज़ को करने के लिए, उसको हम फर्दरेंस बोलते हैं। और ये बात मैंने आपको बता दी थी कि इट कैन बी एट द स्पर ऑफ द मूवमेंट, कि एकदम मूवमेंट पे भी कॉमन इंटेंशन बन सकती है। अब यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है, यानी कि जैसे 4 लोग हैं तो चारों लोगों की पार्टिसिपेशन होना उस ऑफेंस के अंदर ज़रूरी है। तो डोमिनेंट फीचर ऑफ सेक्शन 34 आईपीसी, तो इंटेंशन होनी चाहिए, जो हमने देखा कि फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन भी होना चाहिए, प्लस उन सबकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अगर पार्टिसिपेशन नहीं होगी देन वी कैन नॉट मेक लाइबल दैट पर्सन। अब वो पार्टिसिपेशन ज़रूरी नहीं है कि उस मूवमेंट पे जहाँ पे ऑफेंस हुआ है वहीं पे हो सकता है वहाँ से कहीं दूर हो उसकी पार्टिसिपेशन, बट पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। फिजिकल प्रेजेंस होना ज़रूरी नहीं है वहाँ पे। फिजिकल प्रेजेंस सीन के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है जैसे मान लो कि एक ऑफेंस चल रहा है, जैसे अब ये रॉबरी वाला चल रहा है, तो हो सकता है कि वो जो गाड़ी लेके व्यक्ति खड़ा हो वो एक दूर जगह पे खड़ा हो, तो ये पॉसिबल होता है। तो वही यहाँ पे एग्जांपल दिया कि अगर एक रॉबरी चल रही है तो एक बैंक में लूटता है, एक खड़ा होता है गेट के ऊपर और एक गाड़ी के अंदर वेट करता है, तो ऑल दीज विल बी मेड लाइबल फॉर रॉबरी बाय इम्पोजिंग सेक्शन 34। तो फिजिकल प्रेजेंस जो है वो साइन क्वा नन नहीं है, यानी कि उस जगह पे खड़ा होना जरूरी नहीं है जहां पे रॉबरी हो रही है सिर्फ वहीं पे सब प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं है। कोई उस जगह से दूर भी हो सकता है, कि कोई मर्डर हो रहा है तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे वहीं पे प्रेजेंट हो। तो फिजिकल प्रेजेंस वहां पे होना साइन क्वा नन नहीं है, यानी कि इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉट प्रेजेंट इन एक्चुअल रूम बट इन सीन, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वैसे पार्टिसिपेशन होनी चाहिए कि हाँ आपने इनको कुछ दिया या कुछ आपने इन्वॉल्वमेंट की, हेल्प करी किसी तरीके से, और आपकी एक इंटेंशन कॉमन थी कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, देन दैट पर्सन वुड बी लाइबल थ्रू सेक्शन 34। बट मियर प्रेजेंट विदाउट पार्टिसिपेशन तो सेक्शन 34 नहीं लगेगा। अब हो सकता है कि कोई जहाँ पे रोबरी हो रही है वहाँ पे कोई और व्यक्ति भी खड़ा था, या जहाँ पे इस तरीके का कोई ऑफेंस हो रहा था वहाँ कोई और व्यक्ति भी खड़ा था, तो आप ये बोलोगे कि वो वहाँ पे प्रेजेंट था इसलिए वो लाइबल हो गया, ऐसा नहीं है। उसकी कॉमन इंटेंशन भी आपको प्रूफ करनी पड़ेगी, प्री अरेंज प्लान आपको प्रूफ करना पड़ेगा, देन दैट पर्सन वुड बी मेड लाइबल। अदरवाइज यू कैन नॉट इम्पोज सेक्शन 34 merely बिकॉज दैट पर्सन वॉज प्रेजेंट देयर। ओनली अकम्पेनिंग एक्यूज, हो सकता है कि ए जो है बी के साथ कहीं जा रहा हो, बी को नहीं पता कि ए क्या करने जा रहा है, बी वैसे ही उसके साथ जा रहा था, और ए की अंदर इंटेंशन ये थी कि वो वहाँ उस जगह पे पहुंच के जहाँ पे भी ये दोनों जा रहे थे डी को मार देगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि बी साथ में चल रहा था तो आप सेक्शन 34 इंपोज करके जिस चीज़ के लिए ए लाइबल होता है उस चीज़ के लिए बी को भी लाइबल कर दो। पार्टिसिपेशन बट नो कॉमन इंटेंशन। अब हो सकता है कि किसी चीज़ के अंदर पार्टिसिपेशन हो कि भाई 3 लोग मिलके डी को मार रहे हो, किस लिए मार रहे हो भाई, इनकी इनकी इंटेंशन ये थी कि ये चाहते थे कि इसको थोड़ी सी चोट लग जाए, लेकिन ए ने क्या किया, अपने जेब से चाकू निकाला और डी को मार दिया। तो यहाँ पे इन दोनों की पार्टिसिपेशन तो थी, लेकिन इन दोनों की कॉमन इंटेंशन ये नहीं थी कि डी को जान से मारना है। इन दैट सिचुएशन ऑल्सो सी एंड डी वुड ऑल्सो नॉट मेड लाइबल थ्रू सेक्शन 34 फॉर द मेन ऑफेंस। अब कॉमन इंटेंशन जो होता है वो सिमिलर इंटेंशन जैसा नहीं होता, मीन्स इंटेंशन ऑफ ईच वन नोन टू द रेस्ट ऑफ देम एंड शेयर्ड बाय देम। तो कॉमन इंटेंशन मतलब क्या है कि अगर ए के मन में जो चीज़ है वही चीज़ बी के मन में भी है, वही चीज़ सी के मन में भी है, और तीनों को पता है कि हम तीनों के मन में क्या है। अब हो सकता है जैसे मान लो ऐसी सिचुएशन होती कि एक सी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था, ए व्यक्ति एक डायरेक्शन से आ रहा था, बी व्यक्ति एक डायरेक्शन से आ रहा था। ए के मन में भी यही था कि मुझे सी को जान से मारना है, और बी के मन में भी यही था कि मुझे सी को जान से मारना है। ठीक है, और ये जब दोनों इसके पास पहुंचते हैं तो दोनों इसके पेट में चाकू मार देते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो दीज 2 पर्सन वुड बी लाइबल सेपरेटली, दोनों के ऊपर सेपरेट ऑफेंस चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ए को ये नहीं पता था कि बी के माइंड में क्या है, और बी को ये नहीं पता था कि ए के माइंड में क्या है। तो इनकी कॉमन इंटेंशन नहीं थी कि आप ये दोनों को रीड विद सेक्शन 34 करके लाइबल नहीं करोगे, यहाँ पे इसके ऊपर अलग एक ऑफेंस है, यहाँ पे एक अलग ऑफेंस है। ठीक है, कैन बी प्रूव्ड फ्रॉम सर्कमस्टांसिस। अब कैसे आप प्रूव करोगे कि कॉमन इंटेंशन थी, तो इन दैट सिनेरियो यू नीड टू प्रूव इट थ्रू सर्कमस्टांसिस। इसका कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि हम ये करें और ये बोलें और ये चीज़ हो रही है तो हम मान लें कि उसके अंदर कॉमन इंटेंशन थी। तो यू नीड टू प्रूव इट थ्रू सर्कमस्टांसिस, आपको देखने पड़ेंगे कि वहाँ पे सिचुएशन कैसी थी, एंड दो सिचुएशन दो सर्कमस्टांसिस विल लीड यू टू द मेन थिंग दैट वेदर दे आर हैविंग कॉमन इंटेंशन और नॉट।
और अब अगर कोई कंप्लेंट हुई है तो कंप्लेंट के अंदर भी प्रिमा फेसाई पहली नज़र के अंदर ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि कॉमन प्रायर कंसर्ट और प्लानिंग अमंग्स द ऑल एक्यूज, जिससे पता चले कि जितने भी एक्यूज के ऊपर एलिगेशन लग रही है उनके बीच में क्या थी, कोई ना कोई प्लानिंग थी पहले से ही, या कोई ना कोई प्रायर कंसर्न थी, वो आपस में सहमत थे इस चीज़ को करने से। तो कंप्लेंट के अंदर भी ये चीज़ शो होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो क्या होता है, अल्टरनेटिव चार्ज लगते हैं, हम सेक्शन 221 पढ़ते हैं सीआरपीसी का, वहाँ अल्टरनेटिव चार्ज की बात की गई है। अब अल्टरनेटिव चार्ज क्या लगता है कि या तो सेक्शन उसके ऊपर लगाया जाए 302 307 रीड विद सेक्शन 120 भी, ठीक है, या फिर 302 307 रीड विद सेक्शन 34। अब क्या होता है कि जो लोअर कोर्ट है ना, वो इन सेक्शंस को ध्यान में ही नहीं देता, वो सीधा सीधा कन्विक्शन दे देता है इन सेक्शंस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये मान लेंगे कि जो सेक्शन 34 था उससे उसको क्या मिल गई है, एक्विट हो गया है वो एक तरीके से कॉमन इंटेंशन से, मान लिया जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ चीज़ नहीं चलेगी। लेकिन अगर स्टेट को ये लगता है, यानी कि प्रोसिक्यूशन को ये लगता है कि नहीं नहीं, इसे सेक्शन 34 के अंदर इस व्यक्ति को लाइबल करना चाहिए था, सेक्शन 34 के थ्रू इस चीज़ के अंदर लाइबल करना चाहिए था, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपील करती है। तो फिर हाई कोर्ट जो है देखेगा कि लाइबल होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लो अगर हाई कोर्ट के पास स्टेट नहीं जाती है, स्टेट जो है वो अपील नहीं करती सेशन कोर्ट के पास, या जिसके पास भी ये चल रहा था, वैसे तो ये सेशन कोर्ट के पास ही चलेगा, तो हाई कोर्ट की बात होगी यहाँ पे। तो उस सिचुएशन के अंदर अगर अपील नहीं की गई तो हाई कोर्ट ये नहीं है कि अपने आप जो है मॉडिफाई कर देगा या अल्टर कर देगा कन्विक्शन को, ये नहीं बोलेगा कि भाई ये 302 307 रीड बीट 120 में नहीं होना चाहिए था, इसके अंदर होना चाहिए था, ऐसा नहीं कर सकता हाई कोर्ट। जो फिर लोअर कोर्ट ने जिस सेक्शन में सजा दे दी वही मानी जाएगी, बाकी के अंदर डीम जो है एक्विटल मान लिया जाएगा, और हाई कोर्ट भी उसके अंदर कुछ नहीं कर सकता। अब 34 और 149 के बीच में कुछ डिफरेंस होते हैं, जैसे कि 34 जो है अपने आप में एक स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है, थोड़ा ना बोलते किसी ने सेक्शन 34 का ऑफेंस किया, कोई ऑफेंस ही नहीं है, तो कॉमन इंटेंशन बताता है। बट सेक्शन 149 इन इटसेल्फ इज अ स्पेसिफिक ऑफेंस। 34 इज एन एक्टिव पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड, सो वी हैव अंडरस्टूड इट अर्लियर इन डिटेल दैट इन सेक्शन 34 इफ यू वांट टू मेक somebody liable through imposing section 34, in that situation there should be active participation, उस व्यक्ति की कहीं ना कहीं एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। बट इन सेक्शन 149 देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन। सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन की बात करता है, सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है, और कॉमन ऑब्जेक्ट जो है अपने आप में काफ़ी वाइडर है इन कंपैरिजन टू कॉमन इंटेंशन। सेक्शन 34 के अंदर कोई मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स की बात नहीं कही, बट इन सेक्शन 149 इफ यू वांट टू इम्पोज ऑन समबडी सेक्शन 149 देन देयर शुड बी एटलीस्ट 5 पर्सन प्रेजेंट इन दैट सिनेरियो, तो वहाँ पे 5 लोग होने चाहिए उस कॉमन ऑब्जेक्ट को करने के लिए। अब मान लो क्या होता है, किसी के ऊपर सेक्शन 302 लगता है रीड विद सेक्शन 149, और अल्टरनेटिवली चार्ज लगता है सेक्शन 302 रीड विद सेक्शन 34। अब क्या होता है कि उसके ऊपर 149 के अंदर हम ये देखते हैं कि 5 पर्सन होने चाहिए, ए बी सी डी ई। अब ये 5 लोग हैं, लेकिन इनमें से क्या होता है एक की एक्विटल हो जाती है, अब ये 4 रह गए, तो 149 के अंदर तो हम इसको सजा नहीं दे सकते। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, फिर अल्टरनेटिव जो चार्ज हो गया, बाकी चारों को अगर हमें लाइबल करना है तो हम अल्टरनेटिव वाला जो चार्ज है उसके थ्रू हम लाइबल कर देते हैं, कि अगर एक भी बच जाएगा तो फिर बाकी सारे बच जाएंगे, क्योंकि 149 नहीं हुआ, 5 लोग इन्वॉल्व नहीं थे। तो इस सिचुएशन के अंदर हम ये वाला अल्टरनेटिव चार्ज लगा के रखते हैं, और जैसे अगर कोई एक व्यक्ति भी बच जाता है तो फिर उस सिचुएशन में हम इस सेक्शन को यूज करते हैं और चारों को लाइबल कर देते हैं। तो ये हमारी जो चीज़ है इन डिटेल हो गई, सेक्शन 34 को हमने समझा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो कि इसके अंदर हमें क्या दिया गया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।